एक है डीजीसीए। इससे पहले भी मैंने बोला था कि इसको सर्च करने के लिए कि किस मिनिस्ट्री में है, इसके पास कौन सी अथॉरिटी है, क्या क्या पावर है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री चेक करना है और अथॉरिटी आपने किया है तो ठीक है, अदरवाइज डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट नेक्स्ट है लैंड पूलिंग। तो ये आपको पीटी में पूछा जा सकता है कि लैंड पूलिंग क्या होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लैंड पूलिंग में बेसिकली मल्टीपल लोग जो हैं साथ में आते हैं और अपने लैंड को एक जगह, मान लो 10 या 15 लोगों का लैंड है एक जगह पे, तो वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट वहां पे जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और बाद में उन लोगों को रिटर्न कर देती है और कुछ पैसा, कुछ जो है चार्ज वहां पे डिडक्ट करती है। तो लैंड पूलिंग का कंसेप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पीटी में आपको कभी कंसेप्ट जो है वो पूछे। ठीक है, नेक्स्ट गुपकर अलायंस पता होना चाहिए क्या है। कश्मीर में जो मल्टीपल वहाँ की लोकल पार्टी है उनका जो अलायंस है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आज जो मतलब इंडिया हैज, मैंने मेंस का क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है फ्रेम करके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखना है कि आज जो स्थिति है, ठीक है, इट इज टाइम, आज समय है कि इंडिया जो है लीडरशिप फिर से गेन करे। ठीक है, यहाँ पे जो सुहासिनी हैदर है उन्होंने कोशिश किया है दिखाने के लिए कि कैसे आज अपॉर्चुन मोमेंट है और हिस्ट्री आज रिपीट हो रहा है। क्योंकि 1955 के टाइम में जब नाम बना था नन अलाइन मूवमेंट, और जिसमें इंडिया हैज अ इम्पोर्टेंट रोल, तो वहां पे भारत में इसी तरह का कुछ सिचुएशन था। वहां वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पोल, एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ जो है यूएस था। एट दैट टाइम जो है भारत ने अपने आप को एज ए थर्ड प्लेयर खड़ा किया, और जो भी इंडिपेंडेंट लाइक माइंडेड कंट्री थी या फिर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, इंडिया गैदर देम एंड इट हेल्प इंडिया टू पंच बियॉन्ड इट्स वेट। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज टाइम टू रिवाइव नाम टू, या क्या इंडिया नाम जैसा स्टेप उठाना चाहिए। तो सबसे पहले आज क्या सेम कंडीशन है जो कोल्ड वॉर के समय था 1955 में। तो कुछ आप अगर देखोगे तो सिमिलैरिटी दिखेगा। यूक्रेन वॉर हो रहा है कंटिन्यूसली, जो अभी समिट हुआ है चाहे वो ब्रिक्स का, नाटो का या G7 का, तो ब्रिक्स अगर देखेंगे तो वहां पे चाइना और रशिया डोमिनेट कर रहा है, और कोई भी स्टेटमेंट जो है रशिया के खिलाफ नहीं गया। ठीक है, और अगर आप नाटो का समिट देखेंगे तो वहां पे जो है एक तरीके से एंटी रशिया वहां पे स्टेटमेंट आया है। तो यानी कहीं ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिपेंडेंटली जो है न्यूट्रल कोई स्टैंड हो। ठीक है, एवरी वन इज टेकिंग देयर साइड। तो इस समय पे इंडिया को क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम, मतलब यहाँ पे सुहासिनी हैदर ने कुछ एग्जांपल मेंशन किया है कि कैसे रशिया के खिलाफ अगर सैंक्शन का भी आया था, ठीक है, तो मात्र 40 कंट्री ने ज्वाइन किया था यूएस के मूव को। इट मींस कि अभी भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, लाइक माइंडेड कंट्री। तो इंडिया हैज द पोटेंशियल, इंडिया हैज द क्रेडिबिलिटी एंड इंडिया हैज द स्ट्रेंथ to gather these countries and make a platform where these country can raise their voice and voice their concern and what is the need of that। क्योंकि अगर इसी तरीके से दुनिया दो भाग में बटी रही, तो पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट है, दिस इनएविटेबल रिजल्ट वुड बी अ वॉर। अगर दो भाग में बटा है तो कभी भी हो सकता है वॉर, हो सकता है न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम लोग चले जाएं। तो इट इज द अपॉर्चुनिटी टाइम की, तो आप इसमें कैसे पॉजिटिव में लिखोगे कि इंडिया क्या सब कर सकता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कंट्री है या ब्रिक्स को कैसे, या अभी G7 का मीटिंग होने वाला, सॉरी G20 का, तो वहां इंडिया कोशिश कर सकता है कि वहां पे कोई ऐसा ना हो कि बाइपोलर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करे G7 भी, बल्कि जो एक कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो डेवलप करे G7। उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंट माइंड कंट्री या फिर WTO में हर जगह भारत जो है एक लीड ले सकता है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी द लार्ज, वी कैन नॉट इवन इग्नोर रियलिटी ऑल्सो। टुडे वी आर मच मोर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, आज हम यूएस से भी बहुत जुड़े हुए हैं और रशिया से भी बहुत जुड़े हुए हैं। सो 1955 के टाइम में क्या था कि वी वर न्यू डेवलपिंग कंट्री, और उस समय जो है हमारा रिलायंस उतना ज्यादा था नहीं। आज जो है, आज हम ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन बट स्टिल India can envisage a creative basically idea where we can uh, basically use these country to create a new platform which can basically raise their concern against this bipolar world। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना है और आपको
आजकल जो GS2 में जो मेंस में क्वेश्चन आ रहा है वो इसी तरह का आपको वेग आएगा, डायरेक्ट क्लियर नहीं आएगा कि ये पॉलिसी पे बताइए, इस तरह का दे देगा कि क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। तो वहां पे यू शुड हैव पर्सपेक्टिव, ठीक है, यू शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो आप इस पे काइंडली रीड इट इंटायर एडिटोरियल एंड देन कंटेम्पलेट, तो यहाँ पे आप सोचिए, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू टू राइट अ बेटर आंसर। हेट स्पीच को लेके एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है तो आप उसको पनिश करो, लेकिन कम्युनिटी को वहां पे सफर मत करने दो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक कलेक्टिव जो है डिप्रीवेशन का जो है वहां पे फीलिंग आ जाता है। ओके, यहाँ पे एक इथिकल इशू आ सकता है आपको, जो अभी एक जजमेंट आया है, नो टू फार्मा फ्री बाइज, यस फॉर पब्लिक गुड। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को फ्री बाय देते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट, वो जो उनका मेडिसिन है बहुत जो वो बेच सके। इसको कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, कि ये जो है एक तरीके से हार्म है पब्लिक के लिए, और हमें पब्लिक इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि पब्लिक गुड हम प्रमोट कर पाए। पब्लिक गुड क्या होता है, अ गुड दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। तो आज क्या हो गया है कि ये जो अनइथिकल प्रैक्टिस हो रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। आज क्या है कि हमारा इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है, और ये अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू सी कि what are the outcome, is common man getting benefited or they are being suffered, ठीक है। तो इथिकल अनइथिकल प्रैक्टिस को रोकना बिल्कुल सही है। ये फ्री बाय को भी, डॉक्टर को भी वहां पे हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट लेट देम प्ले देयर ओन बिजनेस, ठीक है। ग्रोथ करना अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसे ग्रोथ का क्या फायदा कि अगर आम आदमी सफर कर रहा हो, ठीक है। हम अल्टीमेटली सारा काम कर क्यों रहे हैं, ताकि जो है इवन जो लास्ट मैन है हमारे इस चेन में, वो भी बेनिफिट हो, वो भी बेसिक उसको भी फायदा हो, लेकिन कुछ लोगों को फायदा हो और बाकी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल करें, उसको ग्रो न करने दें, लेकिन एक प्रिंसिपल डिस्टेंस, एक लक्ष्मण रेखा जो बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा कि आप कितना आप आपकी सीमा क्या है, ठीक है, सीमा बांधने की जरूरत है। तो इथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री जो फार्मा फ्री बा है, इसमें इथिकल इशू क्या है। तो एक तरफ पॉजिटिव है कि कंपनी को सेल करना है, प्रॉफिट चाहिए तो वो बेचेगा ही, ठीक है। या आपको कह दे कि आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको सेल करना है, आपको प्रमोट करना, लेकिन उस बहुत काफी महंगा होता है, गरीब लोगों को दिक्कत होता है, आप क्या करोगे बताओ। इथिक्स में इट कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पे आपके सामने एक केस स्टडी आ सकता है, तो उस पे आप थोड़ा सा सोच के रखिए इथिकल एंगल से आप क्या करेंगे उस समय पे, ठीक है। नेक्स्ट जीएसटी में मैंने पहले भी बोला था, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आप पढ़ लीजिए, आपको नहीं पता है तो इसको काइंडली रीड इट, पीटी में काम देगा। इस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता है कि अभी चूंकि जीएस पहले सेंटर अपना अलग लगाता था, स्टेट अलग लगाता था, अब जीएसटी आने से एक कॉमन रेट है, तो ऐसा रेट हो जिससे दोनों को मतलब जितना पैसा मिल रहा था पहले वो मिलता रहे, ऐसा ना हो कि पैसा घट जाए। जैसे 14% ही है मान लो, तो 7-7% दोनों को मिलेगा। तो ऐसा रेट होना चाहिए रेवेन्यू, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों को नुकसान ना हो, यही तो आप इसलिए एक बार पढ़ लेंगे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होता है जीएसटी के कंटेक्स्ट में। बाकी ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी ये ओपिनियन ऐसे आते रहेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट है इंडिया यू यू ग्लोबल डायनामिक्स। इसमें पहले तो आपको पीटी ओरिएंटेड कुछ पॉइंट है जो आपको देख लेना चाहिए। कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या कार्बन न्यूट्रलिटी में क्या आप इमिशन करेंगे ही नहीं, या इमिशन करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे, ठीक है, पहला तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो एक और टर्म है, ये यू का एक प्रोग्राम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये क्या है, ठीक है, कि जो भी गुड्स बाहर से आएगा तो वहां चेक किया जाएगा कि विद इन यू कितना कार्बन उस प्रोडक्शन उसको प्रोड्यूस करने में खर्च होता है, और बाहर से जो आ रहा है गुड्स उसमें कितना कार्बन लगा है। अगर ज्यादा कार्बन वो लोग उन्होंने यूज किया है तो उनको एक टैक्स लगेगा, ये देख लेना है। नेक्स्ट एक फिट फॉर 55 पैकेज है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या है फिट फॉर 55 पैकेज। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, फिट फॉर 55 पैकेज, कार्बन न्यूट्रलिटी, तो ये तो हो गया पीटी के लिए, ठीक है। अब मेंस के लिए आ जाते हैं। मेंस के लिए देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि इंडिया इंडिया यूई हैज अ कॉमन गोल, ठीक है, कॉमन कंसर्न, सो हाउ इंडिया यू कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर, ठीक है। तो इंडिया यूई कैसे कोलैबोरेट कर सकता है, तो ये दोनों का जो है हेल्दी ट्रेड रिलेशनशिप है, 63 बिलियन है और आगे पोटेंशियल है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, ठीक है। ईयू जो है सर्विस सेक्टर में काफी बेटर है, वहां पे अगर हम इंडिया
जो उनका क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, चाहे फिनलैंड का है, नॉर्वे का है, अगर हम उनको अडॉप्ट करें तो हम जो क्लाइमेट चेंज है उससे कोप अप कर सकते हैं। इंडिया का जो वर्क फोर्स है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ईयू में। तो दीज आर द कॉमन ग्राउंड वेयर बोथ कंट्री कैन कोलैबोरेट। ठीक है। और लेकिन कुछ चैलेंज है, तो आपको जब इंडिया यूए आप पढ़ेंगे तो वो डिटेल में देखना। अभी आप जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया यूए में कॉमन क्या गोल हो सकता है, तो ये पॉइंट सब आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ताकि इंडिया यूए साथ में आके काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ भी इथिकल इशू आ जाता है कि अभी एक तो पहले आपको पीटी के लिए पढ़ना है दिस वन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये क्या होता है, ठीक है, किस तरह की बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, या इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, क्या है ये, पहला ये। दूसरा आपको एक और पीटी के लिए टर्म पढ़ना है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है। कई बार आप सोडा का प्रचार देखते होंगे, बिहाइंड द सीन जो है वो बेसिकली अल्कोहल का ऐड होता है, लेकिन वहां पे बस सोडा का प्रचार किया जाता है। एक तो ये याद रखिएगा सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। और बाकी इथिकल इशू, ठीक है, ये जो एड कंपनी है यहाँ पे इथिकल इशू क्या है। देखो, एड कंपनी को सेल करना होता है, दे हैव अ टारगेट टू सेल देयर प्रोडक्ट, सो उनका अलग कंसर्न। लेकिन एट द सेम टाइम कस्टमर के साथ जो चीट किया जाता है, उनके ट्रस्ट को जो तोड़ा जाता है, तो उससे बेसिकली क्या होता है कि सोसाइटी में एक तरीके से हम अनइथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू थिंक इन दिस मैनर, इथिकल एंगल। ठीक है, कि ये कहाँ तक सही है, इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है, ये सही कहाँ तक है, गलत कहाँ तक है। और अभी कीजिए, एग्जाम में यू डोंट हैव टाइम, आपके पास समय नहीं होगा कि आप 7 मिनट में सोचेंगे बैठ के। तो 5 मिनट कंटेम्पलेट कर लो, काफी बेहतर होगा। बहुत ज्यादा पढ़ना कोई जरूर नहीं है, इट्स बेटर टू हैव अ शार्प माइंड। ठीक है, और एक और पढ़ लेंगे आप, ट्रेड डेफिसिट कब होता है, व्हाट आर द फैक्टर दैट लीड्स टू ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कब कब हो सकता है, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। पीटी में आपको जो है कुछ ऑप्शन दे देगा कि ट्रेड डेफिसिट कब होगा, बताइए। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है और कब हो सकता है, इसके बारे में पॉइंट दिया हुआ है, कैसे वॉर हो रहा है, ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन, जो भी फैक्टर है, ये आप पढ़ लेंगे कि ट्रेड डेफिसिट कब होता है और ट्रेड डेफिसिट को कम कैसे करेंगे। एक टर्म है ये, इस टर्म का अर्थ क्या होता है कि आप अपने आप को दूसरे के शूज में रख के जो है, बेसिकली आप कोई अगर आप सोशल एजेंडा या कोई आप रिसर्च कर रहे हो, तो ये नहीं कि ये मान लो आपने किसी को देखा कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, नहीं, आपको पहले उसके खुद दे के रखना है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसे काम करता। ठीक है, तो ये कीवर्ड थोड़ा सा आप याद रखेंगे। बाकी एक आप पीटी के लिए देखेंगे, राज्यसभा में जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है, खैर अब एंग्लो इंडियन तो हट गया। ठीक है, तो 12 मेंबर जो नॉमिनेट होता है, तो क्राइटेरिया क्या है, कौन नॉमिनेट हो सकता है, कोई भी, या फिर एक क्राइटेरिया आर्ट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, किस तरह का क्राइटेरिया। एक और बात, राज्यसभा में जो मेंबर होता है, नॉमिनेटेड मेंबर, ये अपना पैसा कहाँ खर्च कर सकता है, ठीक है, पूरे इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो राज्यसभा मेंबर में कौन सा नॉमिनेट हो सकता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है नॉमिनेट होने का, प्रेसिडेंट किस आधार पर नॉमिनेट करते हैं, और ये इनको जो पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, ये कहाँ पे खर्च कर सकते हैं, पूरे देश में या स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक छोटा सा पॉइंट चेक करेंगे कि यहाँ पे विप इशू हो सकता है या नहीं पार्टी को, मतलब मेंबर को, अगर मान लो वोटिंग करना है एमपी को, तो अच्छा, सिंपल सा वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, क्या इसमें एमएलए भी पार्टिसिपेट करता है स्टेट, या बस पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, सिंपल सा पॉइंट है। और क्या विप इशू हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट में, तो ये आपको पढ़ना है। एमएसपी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो एमएसपी कौन सी कमेटी अप्रूव करती है। 3 टाइप का जो एमएसपी है, A2, ठीक है, FL, A2 प्लस FL, तो ये क्या होता है। ठीक है, एमएसपी क्या है, एमएसपी को कौन अप्रूव करता है। ठीक है, और 3 टाइप का जो एमएसपी है अलग अलग, A2, A2 प्लस FL या FL वाला, ये आप देख लेंगे। और एक बार यूपीएससी ने ऑप्शन दिया था कि कौन कौन सा प्रोडक्ट एमएसपी के अंदर है, तो ये लिस्ट देख लेंगे कितना प्रोडक्ट अभी एमएसपी में है। ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट एमएसपी में है, और एमएसपी कितने टाइप का होता है, किस आधार पर एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, और एक और मैंने कहा था सीआईपी कल शायद, सेंट्रल इशू प्राइस, एमएसपी क्या है। ठीक है, कितने और एमएसपी में अलग अलग जो क्राइटेरिया है, A2, A2 प्लस FL, ये 3 जो टाइप है एमएसपी का, वो क्या है, कौन सी कमिटी अप्रूव करती है, और एक सीआईपी, एमएसपी और सीआईपी में क्या अंतर है, सेंट्रल इशू प्राइस। इंडिपेंडेंट एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, एक यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि हर कंपनी जो है, जो भी
कॉर्पोरेट कंपनी है, दे विल अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है इसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है। तो ये आज के लिए था, दैट्स इट।